Very good morning to all of you. This is Nikita here from LearnX Nursing platform. I welcome all of you on this platform, and today we will discuss about NORCET PYQ series number 38. Start करते हैं. Just 1 minute. Question number 1. If a chest drainage system line is broken or they interrupted, the nurse first course of action should be. ठीक है, इंटरकोस्टल ड्रेनेज हम देखते हैं इस तरीके से होता है, यहाँ पे पेशेंट के लंग्स में लगा होता है. ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ब्रेकेज हो गया है, इंटरप्टेड हो गया है, इंटरप्शन हो गया है, किंक हो गई है, तो नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है. ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, आप फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट कर लोगे, आप फिजिशियन को इन्फॉर्म कर दोगे. ठीक है, पेशेंट के वाइटल्स चेक करोगे या फिर इस ट्यूब को क्लैम्प कर दोगे इमीडिएटली. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि अगर चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम यहाँ से ब्रोक हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है, कुछ बीच में फंस जाता है या फिर किंक हो जाती है, क्या वो एक एबनॉर्मल थिंग है? यस, इट इज एन एबनॉर्मल थिंग. ठीक है, तो एबनॉर्मल थिंग का डायरेक्टली डॉक्यूमेंट कर लोगे क्या फाइंडिंग? ये तो लास्ट प्रायोरिटी होगी. दिस विल बी द लास्ट प्रायोरिटी कि हाँ ऐसा इंसिडेंस हुआ था. बट इमीडिएटली आप क्या करोगे? ठीक है, फिजिशियन को नोटिफाई करोगे? नहीं. एज अ नर्सिंग ऑफिसर क्या करोगे? ठीक है, पेशेंट के वाइटल्स चेक करोगे? नो. सो वी विल डू हियर क्लैम्प द ट्यूब इमीडिएटली. हमें सबसे पहले जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज की ट्यूब जहां से ब्रोक हुई है उसके जस्ट ऊपर में इसको पहले क्लैम्प कर देना है. ठीक है, ताकि एयर एंट्री ना हो. ठीक है, सो फर्स्ट वी विल डू द क्लैम्प द ट्यूब इमीडिएटली. चेक द पेशेंट वाइटल्स. यस, ये आता है आपका थर्ड प्रायोरिटी. ठीक है, नोटिफाई द फिजिशियन विल कम टू द सेकेंड प्रायोरिटी एंड डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग विल कम टू द फोर्थ प्रायोरिटी एंड क्लैम्प द ट्यूब इमीडिएटली विल कम टू द फर्स्ट प्रायोरिटी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Which part of the mind is associated with practical reality principle? Okay, हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड. स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड तीन प्रिंसिपल के अंडर पे, तीन प्रिंसिपल के बेसिस पे वर्क करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है इड, सेकंड आता है ईगो एंड थर्ड आता है हमारा सुपर ईगो. ठीक है, इड में क्या होता है? यस, इट कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इट ऑलवेज वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल. हमारा ईगो वर्क करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे. सुपर ईगो वर्क करता है आइडियल प्रिंसिपल पे. एग्जाम्पल हम किसी भी चीज का ले सकते हैं. आपकी कोई बहुत मनपसंद चीज है, आपको कुछ पसंद आ गया. ठीक है, एग्जाम्पल आपको एप्पल का फोन लेना है. ठीक है, एप्पल आईफोन लेना है, तो ये आपको पसंद है, आपको उसको खरीदना है, इसलिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो और हर बार अपनी सैलरी से सेविंग करते जा रहे हो और आपने फाइनली उसे खरीद लिया. दैट इज रियलिटी प्रिंसिपल. ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि अगर मैं इसी तरीके से महंगी चीजें खरीदता रहा या खरीदती रही तो मेरे पास कुछ भी सेविंग नहीं बचेगी. ठीक है, सो आप क्या करोगे? आप उसी में अपना काम चलाओगे या फिर आप अपना जो फोन आपने लिया था आप उसको बेच दोगे और आप कुछ कम वाला आप ले लोगे. ठीक है, दैट इज आइडियल प्रिंसिपल. यहाँ पे ये इतना अच्छा व्हाट वी कैन से इतना अच्छा एग्जाम्पल नहीं रहा. एग्जाम्पल फ्रूट का ले लेते हैं. एग्जाम्पल मैंगो. ठीक है, मैंगो आपको पसंद है, आपने पैसे कमाए और आपने मैंगो खरीद लिया एंड आफ्टर दैट व्हाट यू डिड, आपको पता है कि आप बहुत सारा मैंगो एक साथ खा लोगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. ठीक है, आप आइडियल प्रिंसिपल वहां पे यूज करो. दैट इज सुपर ईगो. ठीक है, सो हाइपर ईगो, सुपर ईगो, ईगो और द इट. यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि हमारा जो ईगो है दैट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज रियलिटी प्रिंसिपल जो है वो ईगो के अंडर आती है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. A rare condition in which separate personalities exist in the same person. ठीक है, एक रेयर कंडीशन है जिसमें कि सेपरेट पर्सनालिटीज एक ही पर्सन के अंदर एग्जिस्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिल्यूजन, स्किजोफ्रेनिया और द सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर. सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, प्रॉब्लम कहीं और होती है, प्रेजेंटेशन कहीं और होती है. ठीक है, स्किजोफ्रेनिया इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से स्प्लिटिंग ऑफ माइंड.
ठीक है। एंड अगर हम डिल्यूजन की बात करते हैं, इट इज अ फिक्स्ड false belief that yes someone wants to kill me. Then dissociative identity disorder में क्या होता है, एक पर्सन के अंदर में दो पर्सनालिटीज का एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, DID, दैट इज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर करेक्ट आंसर। बाकी ये तीनों में ऐसा नहीं होता है कि सेपरेट पर्सनालिटीज एक ही पर्सन में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसुलिन आर करेक्ट, ठीक है। आपको टोटल 4 स्टेटमेंट दिए, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इंसुलिन जो है वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस स्टिमुलेट करता है, ठीक है। देन इंसुलिन जो है वो प्रमोट करता है ब्रेकडाउन ऑफ द फैटी एसिड्स, ठीक है। इंसुलिन इंक्रीज करता है ग्लूकोज अपटेक इन द मसल्स एंड द एडिपोज टिश्यू। इंसुलिन सिक्रीट होता है बाय द अल्फा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास। सी अगर यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय द बीटा सेल्स, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 तो खराब हो जाता है, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। देन 1 एंड 2 आर करेक्ट, 1 एंड 3, 2 एंड 4 ये आपका गलत हो गया, क्योंकि आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो ओके, ठीक है। 2 एंड 4 गलत हो जाता, ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होता, क्योंकि आपका फोर्थ नंबर जो है वो रॉन्ग है। जस्ट अ मिनट, ओके। देन अब बचे हमारे पास ऑप्शन नंबर ए एंड बी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इंसुलिन इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन द मसल्स एंड द एडिपोज टिश्यू। यस, इंसुलिन का काम ही तो ये होता है कि वो ग्लूकोज जो है वो ब्लड से लेते हैं एंड स्टोर कर देते हैं इन लीवर, ठीक है। इंसुलिन इंक्रीज करता है ग्लूकोज अपटेक इन द मसल एंड द एडिपोज टिश्यू। यस, ये सही होता है। इंसुलिन प्रमोट्स द ब्रेकडाउन ऑफ द फैटी एसिड्स, ठीक है। सी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स, अगर ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स होता है, मतलब क्या होता है इसका, ग्लूकोनियो जेनेसिस, क्योंकि जब फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन होता है तभी हमारा नया ग्लूकोज फॉर्म होता है। लेकिन इंसुलिन हम क्यों देते हैं, ताकि वो ग्लूकोज को कम कर सके। तो ये जो पॉइंट नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 है ना, ब्रेकडाउन ऑफ द फैटी एसिड्स, नहीं, ग्लूकोनियोजेनेसिस वो कभी नहीं करता, ठीक है। देन इंसुलिन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजन सिंथेसिस इन द लिवर। यस, ब्लड से ग्लूकोज को लेता है और इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन लिवर में जाके स्टोर कर देता है। यस, दैट इज आल्सो करेक्ट रिलेटेड टू इंसुलिन, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज आल्सो। सो 1 एंड 2 आपका गलत होता है, एंड ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 एंड 3 स्टेटमेंट is correct, ठीक है। इंसुलिन stimulates the glycogen synthesis in the liver, as well as insulin increases glucose uptake in the muscles and the adipose tissue। मसल्स और एडिपोज टिश्यू से जब ग्लूकोज जो है वो अगर ज्यादा यूज होगा तो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। The nurse is performing an assessment on a client with suspected diagnosis ऑफ अ कैटरेक्ट, ठीक है। एक नर्स है जो कि असेसमेंट परफॉर्म कर रही है क्लाइंट पे, जिसपे नर्स को सस्पेक्शन है कि ये कैटरेक्ट हो सकता है, ठीक है। द चीफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दैट द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू नोट इन द अर्ली स्टेज ऑफ द कैटरेक्ट फॉर्मेशन इज, वेरी सिंपल क्वेश्चन। एक नर्स जो है वो असेसमेंट फॉर्म परफॉर्म कर रही है, आई एग्जामिनेशन कर रही है, ठीक है। तो नर्स को ऐसा कौन सा साइन एंड सिम्टम या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मिलेगा जो कि ये बताता है कि ये फीमेल को कैटरैक्ट हो रहा है। आपको सिंपल पूछा गया है, अर्ली स्टेज ऑफ कैटरैक्ट फॉर्मेशन में साइन एंड सिम्टम कौन सा दिखता है, ठीक है। दैट पेशेंट विल हैव आई पेन, फ्लोटिंग स्पॉट्स होंगे, ब्लड विजन होगा, या फिर डिप्लोपिया होगा। यस, सी अगर हम बात करते हैं डिप्लोपिया यानी कि डबल विजन की, तो ये हमको मोस्ट कॉमनली सीन होता है हेड इंजुरी के पेशेंट्स, जिनको हेड ट्रॉमा होता है, ठीक है। हेड इंजुरी पेशेंट्स और हेड ट्रॉमा में, ठीक है। देन ब्लड विजन, यस, ब्लड विजन जो है वो कैटरैक्ट में होगा, क्यों होगा, बिकॉज ऑफ क्या होता है कैटरैक्ट में, ओपेसिटी ऑफ आई लेंस, ठीक है। देन फ्लोटिंग स्पॉट्स, फ्लोटिंग स्पॉट्स हमको दिखते हैं सीन इन ग्लूकोमा
और वी कैन से रेटिनाइटिस, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द रेटाइना। ठीक है, आई पेन भी हमको दिखता है सीन इन ग्लूकोमा। ठीक है, तो आई पेन, फ्लोटिंग स्पॉट्स एंड डिप्लोपिया ये सब अदर कंडीशंस में दिखते हैं। एंड ओपेसिटी ऑफ लेंस होने के वजह से अर्ली स्टेज ऑफ कैटरैक्ट में हमको दिखेगा ब्लर्ड विजन। ठीक है, पेशेंट हमारे पास में ब्लड विजन की कंप्लेंट्स लेकर आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। Client arrives at the emergency department who suffered multiple injuries from a head-on car collision. ठीक है, हेड इंजुरी तो हुई है बट साथ में मल्टीपल इंजुरीज हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट शुड बी एड्रेस्ड ऑन द प्रायोरिटी? ठीक है, एक पेशेंट है जिसका कि कार कोलिशन में एक्सीडेंट हो गया, वो भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, उसे मल्टीपल इंजुरीज है, मतलब उसकी पूरी बॉडी में इंजुरी है, बट स्पेशली उसका जो हेड है उसमें इंजुरी हुई है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट शुड बी एड्रेस्ड ऑन द प्रायोरिटी? फर्स्ट प्रायोरिटी पे कौन सा असेसमेंट हम करेंगे? ठीक है, सॉरी, असेसमेंट के टाइमिंग पे कौन सी चीज को हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? अगर पेशेंट के अनइक्वल प्यूपिल्स है तो, अगर डेविएटेड ट्रैकिया है, ठीक है, अपनी जगह से वो एक तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में डेविएट हो गया है, इररेगुलर पल्स है, या फिर एक्िमोसिस है ऑन द फ्लैंक एरिया। इन चारों में से ऐसी कौन सा असेसमेंट है जो कि आप प्रायोरिटी बेसिस पे इंफॉर्म करोगे या फिर जिसके लिए आप काम करोगे? ठीक है, अनइक्वल प्यूपिल्स होता अगर सिर्फ हेड इंजुरी की बात होती, यहाँ पे मल्टीपल इंजुरीज है। ठीक है, तो मल्टीपल इंजुरीज है इसका मतलब रेस्पिरेटरी भी इन्वॉल्व है। एंड जब डेविएटेड ट्रेकिया होता है ना, ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स ब्लंट ट्रॉमा। एंड इंडिकेट्स, सॉरी, जो ब्लंट ट्रॉमा है वो क्या इंडिकेट करता है? टेंशन न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, तो ये चारों चीजों में जो डेविएटेड ट्रैकिया है यानी कि जो टेंशन न्यूमोथोरेक्स अगर पेशेंट को बैठ गया, सो इट विल बी प्रायोरिटी बेस्ड, जिसका हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, इरेगुलर पल्स, पल्स गई नहीं है कि आप सीपीआर स्टार्ट कर दोगे, इरेगुलर पल्स है, एक्िमोसिस इन द फ्लैंक एरिया, नो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाएगी डेविएटेड ट्रैकिया। ठीक है, सेकेंड हो जाएगी आपकी इरेगुलर पल्स, थर्ड हो जाएगी अनइक्वल प्यूपिल्स, एंड फोर्थ हो जाएगी एक्िमोसिस इन द फ्लैंक एरिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। The largest volume of air which can be expelled from the lungs during maximal expiration is called as। ठीक है, ये आपको कुछ हमारे टर्मिनोलॉजीज होती है उसका डेफिनेशन पूछा है डायरेक्टली। लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर है, ठीक है, विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सपिरेशन इज कॉल्ड। इसको हम कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम और दी टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, देखो अगर हम वॉल्यूम और कैपेसिटी हम पढ़ते हैं, ठीक है, एक होता है लंग वॉल्यूम और एक होता है लंग की कैपेसिटी। कैपेसिटी बनती है सारे वॉल्यूम्स को ऐड ऑन करके। ठीक है, एक होता है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, जो कि होती है 3200। ठीक है, एक होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम दैट इज अवर 500 ml। ठीक है, एक होता है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि होता है 1200 ml। ठीक है, एंड एक होता है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम जो कभी चेंज नहीं होता, हमारे लंग्स में रहता है, दैट इज 1100 ml। एंड इन सबको टोटल करके हमारा आ जाता है 6000 ml, दैट इज अवर टोटल लंग कैपेसिटी, जिसको हम कहते हैं टीएलसी। ठीक है, इट इज नॉट टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इट इज टीएलसी। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने आपको बता दिया वॉल्यूम और कैपेसिटी, बट आपसे क्या पूछा गया है? लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ द एयर, लार्जेस्ट, ठीक है, विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सपिरेशन, लंग्स के बाहर जाएगी मैक्सिमल, मतलब कि देखो जब हमारा पेशेंट एक्सपिरेशन कर रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ में एक्सपायर कर रहा है एयर को, ठीक है, सो दैट टाइम उस एक्सपिरेशन के प्रेशर के साथ वो और कितना मैक्सिमल एक्सपायर कर सकता है, ऐसी वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे? देखो अगर इंस्पायर करना, ठीक है, सॉरी, इंस्पायर करके कितना मैक्सिमम और इनहेल कर सकते हैं, मतलब ऑलरेडी दैट पर्सन हैज इंस्पायर द एयर, अब और कितना ज्यादा वो इंस्पायर कर सकते हैं, दैट इज वो हमारी हो जाती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या हो जाएगा? द लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स ड्यूरिंग मैक्सिमल एक्सपिरेशन।
ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि आप जो नॉर्मल एक्सपिरेशन ऑफ एयर कर रहे हैं वो तो हो गई, बट और ज्यादा मैक्सिमम एयर जो है वो एक्सपायर कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं ईआरवी, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, क्लियर। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईआरवी, नॉट आईआरवी, नॉट रेसिडुअल वॉल्यूम, नॉट टाइडल वॉल्यूम। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फीमेल क्लाइंट विथ बर्न्स ऑन द लेग्स, ठीक है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स। एक फीमेल है जिसको लेग्स पे बर्न हो गया है, तो हम ऐसा कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे जिससे कि हम कॉन्ट्रैक्चर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चर्स मतलब क्या होता है? यूजुअली क्या होता है कॉन्ट्रैक्चर्स में, स्किन है ना खिंची हुई लगती है, ऐसा लगता है कि वो फट रही है स्किन, ठीक है, ड्राइनेस जैसा होता है। तो क्यों? क्योंकि वहां पे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्चर्स आना बहुत कॉमन है बर्न पेशेंट में। ठीक है, तो आप अप्लाई करेंगे नी के स्प्लिंट्स को, क्योंकि लेग्स में हुआ है। You will elevate the foot of the bed. You will hyperextending the client का palm. You will perform shoulder range of motion exercise. See, अगर हमने क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा तो बर्न लेग्स में हुआ है, तो परफॉर्मिंग शोल्डर रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कोई कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट नहीं करता। हाइपर एक्सटेंडिंग द क्लाइंट का पाम, ठीक है, क्लाइंट का पाम एक्सपेंड करके हमको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमको लेग्स में बर्न है, वहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स को मेंटेन करना है। अब दो बच गया, अप्लाइंग नी स्प्रिंट्स और एक होता है एलिवेटिंग द फुट ऑफ द बेड। एलिवेटिंग द फुट ऑफ द बेड जो होता है वो प्रिवेंट करता है एडिमा को। ठीक है, एंड अप्लाई नी स्प्लिंट्स, हमें स्ट्रेट रखना है उस लेग को, सो दैट वो इस तरीके से फोल्ड ना हो, क्योंकि जब वो स्किन फोल्ड होगी या फिर कोई भी तरीके का मूवमेंट करेगी तो वो उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स आना कॉमन है। ठीक है, इसीलिए हमें नी स्प्लिंट्स को अप्लाई करना है, सो दैट स्किन स्ट्रेट रहे और वहां पे कॉन्ट्रैक्टर्स ना आए। ठीक है, अगर हम बर्न की बात करते हैं तो इसमें 3 R आते हैं, ये आप पढ़ लीजिए प्लीज। ठीक है, नंबर 1 होता है रिससिटेशन फेज। ठीक है, नंबर 2 होता है रीमोबिलाइजेशन। ठीक है, एंड नंबर 3 होता है रिहैबिलिटेशन। रिससिटेशन फेज में यूजुअली हम जो है फ्लूइड्स देके रिससिटेट करते हैं बाय द पार्कलिन फॉर्मूला। ठीक है, मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस। ये जो रीमोबिलाइजेशन होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर्स कॉमन है, कॉन्ट्रैक्चर्स चांसेस इंक्रीज, तो यहाँ पर हमें यूजुअली स्प्रिंट्स और बाकी चीजों को यूज करना पड़ता है, सो दैट हम वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, एंड फाइनली दैट इज रिहैबिलिटेटिव फेज। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A nurse receives an adult male patient in an ER with clear nasal drainage. ठीक है, clear nasal drainage. Following a nasal fracture trauma, what should be the priority intervention by the nurse in this case? Yes. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? एक नर्स है जो कि अडल्ट मेल को रिसीव कर रही है ईआर में, उसको क्लियरली नेजल ड्रेनेज है। ठीक है, नेजल जो ड्रेनेज है उसमें कोई कलर नहीं है, क्लियर फ्लूइड ड्रेन हो रहा है। नेजल फ्रैक्चर ट्रॉमा, यहाँ पे हम सिंपल कह सकते हैं कि बेसल स्कल फ्रैक्चर हुआ है, जिसकी वजह से उसे नेजल से डिस्चार्ज हो रहा है, एंड दैट इज क्लियर। व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी इंटरवेंशन बाय द नर्स इन दिस केस? ऐसे टाइम पे नर्स का सबसे प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या रहेगा? वो उस नेजल डिस्चार्ज को टेस्ट करेगी, नोज का सक्शन करेगी, डॉक्यूमेंट करेगी फाइंडिंग्स को और मॉनिटरिंग करेगी कंटिन्यू, अप्लाई करेगी ड्रिप पैड एंड रीअश्योर द पेशेंट दिस इज नॉर्मल। ठीक है, एक ड्रिप पैड रखेगी और फिर रीअश्योर करेगी कि ये एक नॉर्मल फाइंडिंग है। तो इसमें से प्रायोरिटी इंटरवेंशन क्या होगा? देखो, अगर हम बात करते हैं बेसल स्कल फ्रैक्चर की, बेसल स्कल फ्रैक्चर, बेसल स्कल फ्रैक्चर अगर हो रहा है, ठीक है, एंड साथ में नेजल डिस्चार्ज है जिसको हम कहते हैं राइनोरिया, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सस्पेक्ट करते हैं सीएसएफ लीकेज। ठीक है, सीएसएफ जो है वो नोज के थ्रू लीक आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है टेस्ट फॉर सीएसएफ। ठीक है, इसमें हम टोटल 3 टेस्ट करते हैं। एक होता है हमारा हेलो रिंग साइन। हेलो रिंग साइन में क्या करेंगे, आप एक गॉस पैड ले लोगे, ठीक है, एंड उसके ऊपर में उसका ड्रेनेज आने दोगे। ठीक है, उस गॉस पैड पे आपको एक लाइट इस तरीके से येलो रिंग बन जाएगा, एंड यहाँ पे बीच में थोड़ा सा स्लाइट रेडिश रहेगा, इट मींस इट इज एन सीएसएफ। ठीक है, एक होता है हमारा शुगर स्ट्रिप टेस्ट। हम सबको पता है कि सीएसएफ में ग्लूकोज होता है, ठीक है, तो हम उसको चेक कर लेंगे कि उसका कितना शुगर आ रहा है। एंड एक होता है बी ट्रांसफेरिन टेस्ट।
बीटा ट्रांसफेरिन टेस्ट, एंड ये एक होता है कंफर्मेटरी टेस्ट कि यस ये CSF ही है, बट यूजुअली जो है वो हम हेलो रिंग साइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, यू विल टेस्ट द नेजल ड्रेनेज कि कहीं CSF तो लीक आउट नहीं हो रहा है। ठीक है, नोज को कभी सक्शन नहीं करना बिकॉज ऑलरेडी देर इज बेसल नेजल फ्रैक्चर। ठीक है, एंड ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। A nurse receives a 6-year-old child in OPD brought by the mother with a complaint of a sore throat। ठीक है, 6 साल का बच्चा OPD में आया मदर के साथ में, sore throat है उसको। ठीक है, क्या है, sore throat। On assessment, the nurse notes anterior cervical lymph node swelling। ठीक है, lymph adenopathy भी है। Fever 101.6 degree Fahrenheit। Okay, fever is there and yellow patches on the tonsils। ठीक है, द नर्स सस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। इसमें एक चीज समझ में आ रहा है कि ये ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन है। ठीक है, ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चाइल्ड हो गया। सेकेंड थिंग, सोर थ्रोट है, लिम्फेडिनोपैथी है, फीवर है, येलो पैचेस है। ठीक है, तो क्या ये टॉन्सिलाइटिस होगा, लैरिंजाइटिस होगा, फेरिंजाइटिस होगा, या फिर लैरिंगो ट्रेक्योब्रंकाइटिस होगा। सी, लेरिंगो ट्रिक्योब्रंकाइटिस यानी होता है क्रूप, इसमें आपको एक वॉइस के रिलेटेड, साउंड रिलेटेड जो है डॉग बाग जैसा ना कफ रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ हमको यहाँ पे सिम्टम नहीं दिख रहा, तो ये नहीं होता। लेरिंजाइटिस ये हमारा वॉइस बॉक्स होता है, तो अगेन यहाँ पे हमें एक क्लिनिकल सिम्टम में वॉइस रिलेटेड कुछ तो दिखता, पर ऐसा कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऐसा कोई सिनारियो में दिया नहीं, तो ये लेरिंजाइटिस भी नहीं होता। एंड डेफिनेटली इट इज नॉट टॉन्सिलाइटिस, इट इज फेरिंजाइटिस। फेरिंजाइटिस में हमें हमेशा जो है सोर थ्रोट भी मिलता है, लिम्फेडिनोपैथी मिलता है, फीवर मिलता है, येलो पैचेस मिलता है। क्लियर, दिस इज मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द फेरेंजाइटिस। ठीक है, जिसमें कि ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन होता है। ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन को हम फेरिंजाइटिस भी कहते हैं। क्लियर, okay, so thank you everyone, I hope this video will be helpful for all of you।